सर सर अच्छा जी क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं दोबारा से सेशन। पार्टिसिपेंट आपके भी 25 में चले, हर बाद में ज्वाइन कर लेंगे। सर माइक बंद कर दो। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के हवाले से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है क्यूइंग डायग्राम। हमने जब प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम डिस्कस की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था। आवाज़ आप लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। तो जब हमने प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डिस्कस की थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास एक रेडी क्यू बनती है और प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में ऐड होते हैं जब नया प्रोसेस सिस्टम में आता है और वो रेडी क्यू में ऐड हो जाता है। फिर वो वेट करता है रेडी क्यू में और उसके बाद रेडी क्यू से प्रोसेस 1 बाय 1 जो है वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं या रनिंग स्टेट की तरफ जाते हैं। वहाँ पे उनको CPU असाइन किया जाता है, वो रन होते हैं, उसके बाद फिर उस पर डिफरेंट स्टेट में वो मूव कर सकते हैं। ये वही डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि प्रोसेस जो है वो ये जो रेक्टेंगल है ये रेडी क्यू है हमारा और यहाँ से जो नए सर स्क्रीन नहीं शो हो रही सर, एक मिनट आपने शेयर नहीं किया तो। अब ठीक है? यस सर। अच्छा, तो ये हमारी क्यूइंग डायग्राम है बेसिकली और इसमें ये जो हमारे पास है ये रेडी क्यू जो हमने पहले डिस्कस किए और यहाँ पे जो प्रोसेस आ रहा है, ये जो एरो आ रहा है, ये बेसिकली न्यू प्रोसेस है। जो भी न्यू प्रोसेस है वो आके रेडी क्यू में ऐड हो जाएगा। वैसे इससे पहले एक जॉब क्यू भी ऐड होती है। हमने शायद डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म स्केजुलर। दो हमने स्केजुलर डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों को याद हो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और हमने ये कहा था कि जो लॉन्ग टर्म है वो हमारा जो मल्टी यूज़र सिस्टम होते हैं, सर्वर बेस्ड सिस्टम होते हैं, उसमें होता है जिसके अंदर जॉब्स अगर बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं तो सारी जॉब्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है, बल्कि कुछ जॉब्स को एंटरटेन किया जाता है और उनको जॉब क्यू में प्लेस कर दिया जाता है और जिनको हम सिस्टम का पार्ट बना लेते हैं, अदरवाइज को बाकी जॉब्स को रोका जाता है। तो उसको हम कहते थे एडमिशन लेवल स्केड्यूलर। वो बेसिकली इससे पीछे होती है, इससे पहले होती है। पहले वो एडमिशन लेवल क्यू में या जॉब क्यू में आएंगी, फिर जॉब क्यू से वो रेडी क्यू में आएंगी। लेकिन अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम है या मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम है, यानी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ रेडी क्यू होती है और सारे जो प्रोसेसेस हैं जो क्रिएट होते हैं वो रेडी क्यू में डायरेक्टली आ जाते हैं। अच्छा, रेडी क्यू से प्रोसेस मूव करता है CPU यानी रनिंग स्टेट में। बेसिकली ये आपका CPU साइन हो गया। अब यहाँ पे A B C D हैं सपोज करें। अब A जो है वो CPU पे चला गया यानी रनिंग स्टेट पे चला गया। यहाँ से या तो वो कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेशन की तरफ चला जाता है, या उसकी ये पॉसिबल ऑप्शंस बन रही हैं। अब उसमें कौन कौन सी है? नंबर 1 है IO रिक्वेस्ट, नंबर 2 है टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, नंबर 3 है फोक अ चाइल्ड और नंबर 4 है वेट फॉर एन इंटरप्ट। IO रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि हमने कहा था कि बाज़ प्रोसेस को IO ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। यूज़र से कोई नंबर चाहिए, वैल्यू चाहिए, इनपुट चाहिए। अब जब तक यूज़र वो वैल्यू इनपुट नहीं करेगा, वो IO रिक्वेस्ट का वेट करेगा। तो उसको हमने CPU में नहीं रखना, बल्कि हमने CPU से निकालना है, बल्कि और IO स्टेट जो IO वेटिंग स्टेट है हमने उसमें डाल देना है। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली ये वो शो कर रहा है कि वो IO रिक्वेस्ट उसने इनिशिएट की और वो IO क्यू में चला गया। ठीक है? अच्छा, ये जो क्यू है ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के तहत काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट IO इवेंट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है प्रोसेस A जो है वो वेट कर रहा हो किसी इंटरनेट से डाउनलोड होने वाले डेटा का, B जो है वो वेट कर रहा हो यूज़र से आने वाली किसी इनपुट का। अब हो सकता है पहले डेटा डाउनलोड हो जाए, तो इसका मतलब है A का इवेंट पहले अगर हो गया, और हो सकता है B की इनपुट पहले आ जाए या B का वो नंबर पहले इनपुट हो जाए, तो लिहाजा B का जो ऑपरेशन है वो पहले कंप्लीट हो गया। तो जिस ऑर्डर में वो कंप्लीट होंगे वो उसी ऑर्डर में IO से निकलेंगे और फिर वो दोबारा रेडी क्यू में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि वो IO रिक्वेस्ट करता है। ठीक है? जो भी वो रिक्वेस्ट है उसकी, यानी वो कोई डेटा गेट करना है, कोई वैल्यू गेट करनी है, कोई फाइल ओपन करनी है, कोई कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करनी है, और वो IO क्यू में चला जाएगा। उसके बाद वो IO ऑपरेशन अकर होगा जिसका वो वेट कर रहा है कि वो नंबर का वेट कर रहा था, एंटर नंबर और नंबर एंटर हो गया। तो उसके बाद दोबारा वो यहाँ से कहाँ चला जाएगा? रेडी क्यू में चला जाएगा। जो सेकंड है वो है टाइम स्लाइस एक्सपायर। ये बेसिकली वो है जो हमने कहा था कि हमारा, हमने अभी डिस्कस किया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में, हमने हर प्रोसेस को एक टाइम दिया है 10 मिली सेकेंड, 15 मिली सेकेंड, और एक टाइमर हमारा चल रहा है। और वो टाइमर जो है वो 15 सेकेंड के बाद वो एक तरह से स्टॉप वॉच है। एक प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो वो 15 से उसका काउंट डाउन शुरू कर देगा,
जैसे वो 0 पे आएगा तो वो एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा एंड दैट विल टेल द ऑपरेटिंग सिस्टम के द टाइम एलोकेटेड फॉर दिस गिवन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, सो नाउ वी हैव टू परफॉर्म द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड वी हैव टू switch this process from the running state to the ready state and move a process from the ready state to running state. तो ये this is what we call time slice expire, यानी वो जो टाइम हमने दिया था, टाइम पीरियड दिया था, उसको वो टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया और उसके बाद वो प्रोसेस जो है दोबारा यहाँ से किस पे चला जाएगा, रेडी क्यू में चला जाएगा, सीपीयू से निकल। थर्ड नंबर पे है जी फोक का चाइल्ड। फोक का मतलब होता है क्रिएट करना। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे कि समटाइम इट हैपेंस कि अ प्रोसेस क्रिएट सब प्रोसेसेस इटसेल्फ, ठीक है। एक तो ये कहते हैं यूजर ने एक प्रोसेस क्रिएट किया से P1, अब P1 ने आगे फिर P1.1 और P1.2 और P1.3 अपने सब प्रोसेसेस क्रिएट किए, वो जो सब प्रोसेस है वो चाइल्ड प्रोसेस कहलाते हैं। तो फोक का चाइल्ड का मतलब है एक उस प्रोसेस ने अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया। अच्छा, और बाज़ दफ़ा वो प्रोसेस जो अब जिसने क्रिएट किया वो पेरेंट बन जाएगा और जिसको उसने क्रिएट किया है वो चाइल्ड बन जाएगा। तो जो पेरेंट प्रोसेस है वो अपने चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन का वेट करता है और जब चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है चाइल्ड प्रोसेस कोई पेरेंट प्रोसेस को वैल्यू रिटर्न करे, कोई ट्रू फॉल्स, कोई भी इस तरह का कोई रिजल्ट वापस करे, कोई डेटा वापस करे और उस डेटा को जो है वो चाइल्ड पेरेंट प्रोसेस जो है वो यूज़ करता है। तो लिहाजा वो वेट करता है पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन का, और जब चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई वैल्यू रिटर्न होगी, उस वैल्यू की बेसिस के ऊपर प्रोसेस जो पेरेंट प्रोसेस है वो अपनी फर्दर जो है प्रोसेसिंग करेगा। तो इस केस में वो बेसिकली वेट कर रहा है चाइल्ड प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने का। और आखिर ये जी वेट फॉर एन इंटरप्ट के हमने कहा था कि जी कोई इंटरप्ट अगर हो जाती है और जब इंटरप्ट अगर होती है तो फिर हमें IHR या ISR इंटरप्ट हैंडल रूटीन और सर्विस रूटीन वो हमें एग्जीक्यूट करनी होती है और जब तक वो इंटरप्ट चलती है प्रोसेस रुका रहता है और उसके बाद फिर वो इंटरप्ट कंप्लीट होती है तो प्रोसेस रिज्यूम होता है। तो ये वो चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं क्यूइंग डायग्राम के थ्रू जिसमें हमने दिखाया है कि CPU से प्रोसेस जो है वो इन इम्पॉसिबल स्टेट में जा सकता है। इसी में इसमें इसको उसने डिस्कस किया हुआ है क्या न्यू प्रोसेस इज इनिशियली पुट इन द रेडी क्यू, it waits until it is selected for the execution dispatch in the running state. Once the process is allocated to the CPU and is executing, one of the several events could occur. The process could issue an IO request and then be placed in the IO queue. ये पहली वाली बात है। और secondly, a process could create a new child process and wait for the child termination. ये जो हमने इसकी बात की, child termination की बात की है। Lastly, the process could be removed forcibly by the CPU as a result of an interrupt and may be put back into the ready queue. कि हमारे पास कोई इंटरप्ट जनरेट हो गई और जो टाइम स्लाइस एक्सपायर हो गया। अब शायद मैंने आपको बताया था कि जो टाइम स्लाइस एक्सपायर है दैट इज आल्सो एन इंटरप्ट। इंटरप्ट को हमने कहा था हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो जो टाइमर है वो बेसिकली आपकी क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट है। एक टाइमर हार्डवेयर डिवाइस है और वहाँ से जो इंटरप्ट जनरेट होगी वो आपकी हार्डवेयर इंटरप्ट बताएगी। तो बेसिकली ये 2 और ये 4 ये दोनों एक ही कैटेगरी में दोनों इंटरप्ट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो CPU में आता है और उसके बाद उस पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और जिसके थ्रू जो वो रनिंग स्टेट से निकल के मूव करता है और हो सकता है वो किसी क्यू में चला जाए IO इवेंट की, या फिर वो वापस जो है वो रेडी क्यू में चला जाए। अच्छा, उसके बाद है फिर हमारे पास प्रोसेस ऑपरेशंस। प्रोसेस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। 2 मेन ऑपरेशन है, बल्कि 3 है, सॉरी। एक इसमें IPC भी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, वो इसमें मेंशन नहीं हुआ, चलो वो भी है भारत। तो 3 मेन प्रोसेसेस हैं, ऑपरेशंस हैं जो कि एक प्रोसेस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। एक है प्रोसेस क्रिएशन, एक है प्रोसेस टर्मिनेशन और तीसरा जो है वो IPC है हमारे पास, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये क्या क्या प्रोसेस हैं, ये क्या होते हैं, इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस क्रिएशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक प्रोसेस हमने क्रिएट किया और वो जो प्रोसेस है वो पेरेंट प्रोसेस बन जाता है और पेरेंट प्रोसेस बनने के बाद वो अपने चाइल्ड प्रोसेस जो है वो फर्दर क्रिएट करता है, ठीक है। A parent process create children processes which in turn create other processes forming a tree of the process. तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये प्रोसेस क्रिएशन है। तो पहले जो प्रोसेस था PID1, ठीक है, ये जो शेप है, ये जो नोड है, बेसिकली दिस इज अ ग्राफ, बेसिकली दिस इज अ ग्राफ। और ग्राफ के अंदर भी ये एक टिपिकल टाइप ऑफ ग्राफ है दैट इज कॉल्ड अ ट्री स्ट्रक्चर है बेसिकली। आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है सब्जेक्ट अब तक? जी सर, बड़ा तो है। अच्छा, यस सर, बड़ा था। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपने ये ग्राफ और ट्रीज पढ़े होंगे, ठीक है। बाइनरी ट्री होता है, ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, रूट नोड होते हैं, नोड्स होते हैं, पेरेंट होता है, चाइल्ड होता है, सिबलिंग्स होते हैं, प्रीसेसर, डिसेसर्स, ये सब कुछ होते हैं। ये ट्रीज में आपने डिस्कस किया होगा।
तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है, और ये कब किस तरह बन रहा है, प्रोसेस क्रिएशन से बन रहा है। इनिशियली एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, ठीक है, उसको इनिशियल उस प्रोसेस का नाम हमने INIT दिया हुआ है, इनिशियलाइजेशन या INIT कहते हैं, और उसको एक PID याद हो आपने कहा था कि हर प्रोसेस को हम एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, तो P फॉर प्रोसेस एंड ID फॉर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और वो यूनिक होती है एट ए टाइम किसी भी सिस्टम के ऊपर। तो PID 1 है और वो इनिशियलाइजेशन है। अब इससे फिर 3 प्रोसेसेस क्रिएट किए इसने, लॉगिन का, Kthread का और SSHD का, ठीक है, ये 3 है। अभी इनके ID डिफरेंट है, इसका ID 8415 है, इसका 2 है, इसका 3028 है। फिर लॉगिन ने फर्दर एक क्रिएट किया बैश के नाम से, Kthread ने, Kthread स्टैंड फॉर बेसिकली कर्नल थ्रेड, तो Kthread ने आगे 2 क्रिएट किए हैं, K हेल्पर, और हमारे पास है PD फ्लश के नाम से, और फिर हमारे पास है SSHD, और इसने फिर फर्दर अपना SSHD और फिर आगे TSH के नाम से क्रिएट की। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमारा पेरेंट प्रोसेस है, इसके फिर ये तीनों चाइल्ड प्रोसेसेस हो गए, लॉगिन Kthread और SSD, फिर इसके लिए ये चाइल्ड हो गया, फिर इसके लिए ये फर्दर 2 चाइल्ड हो गए, इसी तरीके से इसके लिए 2 फर्दर चाइल्ड हो गए, और इसके लिए ये फर्दर चाइल्ड, और इसके लिए फिर ये फर्दर चाइल्ड। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो parent processes create children processes, which in turn create other processes, forming a tree. Generally, a process identified as managed by the process identifier (PID). वो जो हमने कहा कि हर एक क्लिप्स में आपको एक PID नंबर नजर आ रहा है, जिससे हमें पता चलेगा किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रोसेस क्रिएट क्यों होते हैं? प्रोसेस क्रिएट इसलिए होते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो हमने टास्क स्टार्ट किया है, जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, वो एक कॉम्प्लेक्स सा टास्क है, या वो उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं या मल्टीपल फंक्शन हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम उन मल्टीपल फंक्शंस को या उन उसके अंदर परफॉर्म होने वाले डिफरेंट स्टेप्स को हम सब प्रोसेसेस के तौर पे ट्रीट करते हैं, और उसके लिए हम एक सब प्रोसेस जो है या चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हर चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक सा टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, और उसका जो रिजल्ट हमें वो अपने पेरेंट प्रोसेस को प्रोवाइड कर देता है, और इस तरीके से सारे रिजल्ट जो है वो वापस पेरेंट प्रोसेस पर आ जाते हैं। तो जब एक प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन और एक होती है एग्जीक्यूशन ऑप्शन, यानी पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस की। तो रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शन क्या है कि नंबर 1 ऑप्शन है कि जी पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर ऑल रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होगा कि जब ये प्रोसेस क्रिएट हुआ, इसको सर्टेन रिसोर्सेज मिल गए आपको, ठीक है, R1 R2 R3 R4। अब इसके जो चाइल्ड प्रोसेस हैं ये इसके सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, R1 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, R2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, एंड सो ऑन। इसका मतलब है हम शेयरिंग कर रही हैं ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस विद द चाइल्ड प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस के जो रिसोर्सेज हैं वो चाइल्ड के साथ क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, ठीक है, ये एक ऑप्शन, पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन हो सकती है चिल्ड्रन प्रोसेसेस शेयर सबसेट ऑफ द पेरेंट रिसोर्सेज। मतलब ये होता है कि सारे रिसोर्सेज शेयर करने की बजाय जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं वो पेरेंट के कुछ प्रोसेसेस को कुछ रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। सपोज करें इसके पास R1 R2 R3 R4 4 रिसोर्सेज हैं, हो सकता है लॉगिन जो है उसमें से सिर्फ R1 यूज़ करे, Kthread जो है वो R2 यूज़ करे, और बाकी दोनों जो है वो सिर्फ 3 और 4 यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब वो एक सबसेट है जिसको यूज़ करेंगे। और तीसरी ऑप्शन ये होती है कि पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज। इसका मतलब ये होगा कि पेरेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ पेरेंट के लिए होंगे, चाइल्ड उनको इस्तेमाल नहीं करेगा, और इसी तरीके से चाइल्ड के लिए फिर अलग रिसोर्सेज जो हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रोसेस की नेचर क्या है, पेरेंट प्रोसेस की नेचर क्या है, चाइल्ड प्रोसेस की नेचर क्या है। बाद दफ़ा हमें रिसोर्स शेयरिंग करना पड़ती है और बाद दफ़ा हमें रिसोर्स शेयरिंग नहीं करना पड़ती। ये मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब वो एक प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पॉलिसी है उसी हिसाब से इन चीज़ों को एडजस्ट किया जाएगा। हमें उसमें इनके यूज़र को ये हेडेक नहीं होता कि वो चाइल्ड प्रोसेस रिसोर्स शेयरिंग करेगा या नहीं करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड पर मैनेज किया जाता है। अच्छा, दूसरी ऑप्शन है कि जी एग्जीक्यूट कैसे किए जाएंगे, कि नंबर 1 पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट कंकरेंटली, ठीक है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? कंकरेंट का मतलब ये होता है कि 2 एक्टिविटीज़ विच आर अकरिंग एट द सेम टाइम, ठीक है, 2 एक्टिविटीज़ और 2 टास्क विच आर बीइंग डन एट द सेम टाइम, दिस इज व्हाट वी कॉल कंकरेंट एक्टिविटी, ठीक है। एक क्लास है MCS 1 की, वो भी 9 से 12 हो रही है, और MCS 2 की भी 9 से 12 हो रही है सेम डे में। तो हम कहेंगे कि ये दोनों जो एक्टिविटीज़ है दीज आर द कंकरेंट एक्टिविटीज़, क्योंकि सेम टाइम के अंदर 2 अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं।
तो यहाँ पे कंकरेंट का मतलब ये है कि पेरेंट एंड चाइल्ड एग्जीक्यूट कंकरेंटली, एक पेरेंट भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा और उसी टाइम के ऊपर चिल्ड्रन प्रोसेस जो है वो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और दूसरी ऑप्शन क्या है, पेरेंट वेट्स अंटिल चिल्ड्रन टर्मिनेट्स, कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेट करता है, पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसने अपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए, उसके बाद पेरेंट एग्जीक्यूट नहीं करता बल्कि वेट करता है किसका, चाइल्ड प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की कंप्लीट होने का। जब चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये अपना कोई रिजल्ट वापस पेरेंट प्रोसेस को सेंड करता है और उसकी बेस के ऊपर जो पेरेंट प्रोसेस अपनी फर्दर एग्जीक्यूशन जो है परफॉर्म करता है। मतलब यहाँ पे बेसिकली पेरेंट वेट कर रहा है चाइल्ड प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने का। पहली ऑप्शन में ये है कि दोनों साथ साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पेरेंट अलग चल रहा है, चाइल्ड अलग चल रहा है, जबकि दूसरी ऑप्शन में है कि पेरेंट ने चाइल्ड क्रिएट कर दिया और अब पेरेंट वेट कर रहा है चाइल्ड प्रोसेस के कंप्लीट होने का। जब कंप्लीट हो जाएगा फिर वो फर्दर एक्शन परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा प्रोसेस क्रिएशन। दूसरा है हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेशन। जब जाहिर बात है आपने प्रोसेस को क्रिएट करना है तो प्रोसेस को आपने टर्मिनेट भी करना होता है। तो जो प्रोसेस टर्मिनेशन है वो किस तरह की जाती है, जब प्रोसेस अपनी कोड की लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, then it asks operating system to delete it using the exit system call। हमने सिस्टम कॉल पढ़ी थी, हमने कहा था कि प्रिविलेज जो इंस्ट्रक्शंस है वो सिस्टम कॉल के थ्रू रन की जाती हैं, वो कर्नल मोड में रन की जाती है, यूजर मोड में नहीं रन की जाती, ताकि सिस्टम को डैमेज से या एक्सीडेंट से बचाया जा सके। तो एक एग्जिट की सिस्टम कॉल है और जब वो लास्ट स्टेटमेंट चलाएगा तो उसके बाद वो एग्जिट की सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है और अब आपने इस प्रोसेस को क्या करना है, इसको डिलीट करना है। तो प्रोसेस को डिलीट किया जाएगा तो कुछ काम जो परफॉर्म किए जाएंगे, जो रिसोर्स एलोकेट किए गए थे वो डी एलोकेट किए जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो उसका पीसीबी क्रिएट हुआ था वो भी डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है। उस प्रोसेस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन या जो उसकी किसी क्यूज़ के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन थी वो सब वहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें जब प्रोसेस को टर्मिनेट करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को करना पड़ता है। तो it returns status data from child to parent via wait और process resources are deallocated by the operating system। तो वही बात है कि ये जब हमें टर्मिनेशन करनी है तो हमने रिसोर्सेज को डीएलोकेट करना है और रिटर्न स्टेटस डेटा फ्रॉम द चाइल्ड टू द पेरेंट। अगर जिस प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर रहे हैं उसने अपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए गए हैं, तो जो चाइल्ड प्रोसेस हैं वो अपना जो डेटा है वो अपने पेरेंट प्रोसेस को सेंड करेंगे और उसके बाद जो है वो उसको टर्मिनेशन की तरफ लेके जाएंगे। Parent may terminate the execution of child process using the abort system call. Some reasons for doing so. अच्छा, अगर पेरेंट प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए हुए हैं तो पेरेंट प्रोसेस अपने चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है बाय यूजिंग अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब क्या होता है? अबॉर्ट का मतलब होता है सर बहुत शोर आ रहा है सर। सर ये इब्राहिम भाई अपना माइक ऑफ कर लो यार। किसी स्टूडेंट का माइक ऑन हो गया। किसका माइक ऑन हुआ है? माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। सर आप इसका माइक खुद ऑफ कर दें सर, ये पागल है। इब्राहिम सर, इब्राहिम। ये माइक कहाँ से ऑफ होते हैं बच्चों? चलिए, तो हमारे पास जब प्रोसेस को हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो हमारे पास उसको हमने रिसोर्सेज को डीएलोकेट करना है और अगर प्रोसेस ने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए थे तो उसका रिजल्ट जो है वो वापस सेंड किया जाएगा। अब अगर प्रोसेस ने अपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किए हुए हैं तो पेरेंट प्रोसेस के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने चाइल्ड प्रोसेस को अबॉर्ट भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें सम रीजंस फॉर डूइंग सो कि वो पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस को अबॉर्ट करेगा। नंबर 1, चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज। आपने चाइल्ड को जो रिसोर्सेज दिए थे, से उसको मेमोरी दी थी, ठीक है, और वो जो चाइल्ड है उसने उन रिसोर्सेज को फुली यूज़ कर लिया है, बल्कि वो उससे ज़्यादा यूज़ करना चाहता है, ठीक है। मैंने से 4 MB स्पेस दी हुई थी, वो 4 MB स्पेस पूरी की पूरी उसने ऑक्यूपाई कर ली है। तो अब उसको हम चूँकि 4 MB से ज़्यादा नहीं देंगे तो फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप प्रोग्राम बनाते हुए ना इनफाइनाइट लूप लगा देते हैं और डेटा जो है वो एंटर किए जा रहे होते हैं। फिर क्या होगा कि जो प्रोसेस को मेमोरी थी वो थोड़ी देर बाद फुल हो जाएगी और उसके बाद फिर हमें उसको एबनॉर्मली ब्रेक करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा।
ये इस केस में हो सकता है। नंबर 2, टास्क असाइन टू द चाइल्ड इज नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड। जिस पर्पस के लिए हमने चाइल्ड प्रोसेस बनाया था अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए आप उस चाइल्ड प्रोसेस की भी एग्जीक्यूशन की जरूरत नहीं है। नंबर 3, द पेरेंट इज एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट टर्मिनेट्स। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शन होती हैं। बाज़ ओएस जो है वो अलाउ करते हैं कि जो चाइल्ड प्रोसेस है वो पेरेंट के बगैर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ अलाउ नहीं करते। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर पेरेंट टर्मिनेट हो रहा है तो उसका मतलब है चाइल्ड भी साथ साथ टर्मिनेट होंगे, क्योंकि वो जो चाइल्ड प्रोसेस है वो बेसिकली पेरेंट के ही से लिंकअप हैं या पेरेंट के अंदर ही क्रिएट किए गए थे, पेरेंट के साथ क्रिएट किए गए थे, लिहाजा वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो पेरेंट प्रोसेस के साथ हैं। अगर पेरेंट खत्म हो रहा है तो चाइल्ड भी खत्म हो गया। तो अगर ये वाला सिनेरियो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की पॉलिसी ये है कि वो चाइल्ड प्रोसेस को एग्जिस्ट नहीं होने देता या कंटिन्यू नहीं करता अगर पेरेंट प्रोसेस नहीं है, तो लिहाजा जब पेरेंट प्रोसेस खत्म होगा तो फिर चाइल्ड प्रोसेस को भी खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा सम सिस्टम डू नॉट अलाउ अ चाइल्ड टू एग्जिस्ट इफ इट्स पेरेंट हैज़ टर्मिनेटेड। ये जो बात हमने की, in such system, if a process terminates either normally or abnormally, then all its children must be terminated, and this phenomena is referred as a cascading termination and normally initiated by the operating system। कि जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात के इसको अलाउ नहीं कर रहा कि जब जो चाइल्ड प्रोसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं सिस्टम में, तो जब ऐसी सूरत में जब पेरेंट प्रोसेस क्रिएट होगा तो फिर सारे चाइल्ड प्रोसेस को खत्म करना पड़ेगा, और उसको हम कहते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल कैस्केडिंग टर्मिनेशन। कैस्केडिंग का मतलब होता है ना, आपने विंडोज़ के अंदर किया होगा कैस्केडिंग विंडोज़, एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, अगर 5-6 विंडोज़ खुली हुई हैं आप उसे कैस्केडिंग में सेट कर दें और डेस्कटॉप से ऑप्शन करके, तो वो एक विंडो पे दूसरी पे तीसरी पे चौथी एक तरतीब से आ जाती है। तो यहाँ पे भी वो कैस्केडिंग है कि वो अगर यहाँ पे टर्मिनेशन शुरू होगी तो पहले वो लास्ट वन की होगी, लास्ट रो, फिर उसके बाद इन रोज की होगी, फिर इस रो की होगी, और एट द एंड जो वो पेरेंट की होगी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कैस्केडिंग टर्मिनेशन। तो ये 2 ऑपरेशन हमने पढ़े हैं, एक प्रोसेस क्रिएशन और प्रोसेस टर्मिनेशन, जो कि हम उसको परफॉर्म करते हैं। तीसरा जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आईपीसी। इसके हवाले से, इन दोनों के हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए प्लीज। वी हैव 1.5 मिनट्स। नहीं जी सर, फिलहाल तो नहीं है सर, यहाँ पे रिकॉर्ड के लेक्चर वो तो भेज देंगे प्लीज। हाँ, मैं आपको ना अभी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर यूट्यूब का लिंक भेजूंगा, ठीक है, चैनल का, आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और ये मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसके जो वीडियो लेक्चर है इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वो फिर आप वहाँ से जाकर उसको एक्सेस कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लें, आप वहाँ से पढ़ लें, जैसे भी करें, ठीक है। सही सही है सर। हाँ, ये जितने ओके भी सर। हमारे लेक्चर हुआ करेंगे वो हम इसका जो है ना वो रिकॉर्डिंग करके इसके जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर मैं वो अपलोड कर दिया करूँगा। आप लोग वहाँ से जो है उसको बाद में एक्सेस कर सकते हैं, जो जिसने क्लास मिस कर ली वो भी बाद में जाकर उसको पढ़ सकता है ताकि वो अटेंड कर ले। अब अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, आज है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, ठीक है जी। हाँ, वेडनेसडे को होगा, और इंशाल्लाह हम वही 1 PM के ऊपर ही स्टार्ट करेंगे, या 10-15 मिनट लेट हो सकता है, 1 या 1:15 बजे तक हम स्टार्ट करेंगे। और मतलब हम ऑल्टरनेट डेज में करेंगे जब तक ईद है हमारे पास, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे लेक्चर नहीं हुए थे, तो थोड़े से उसको कवर करना है हमने। तो हम आज मंडे है, मंडे को करेंगे, फिर सर ट्यूसडे को नहीं, फिर वेडनेसडे को करेंगे जी। सर, ये जो हमारे मीट्स होंगे ये यूनिवर्सिटी में होंगे या फिजिकल या ऑनलाइन, यार और ये कब अभी होंगे सर? अभी अभी रोजे रखे हो, रमज़ान में अल्लाह की इबादत करो, कोई